यहाँ तो कोई भी नहीं है। बेकार में ही लोगों ने आत्मा की कहानी फैला रखी है। विशिंग वेल के पास हजारों जाने गई थी। सबका मानना था कि वो जगह हॉन्टेड है। एक जर्नलिस्ट ने इसकी तह तक जाने की कोशिश की, लेकिन कौन है तुम्हारी? ये रास्ता इतना सुनसान क्यों है? सुहानी, ये आवाज कैसी थी? मेरा नाम किसने लिया? अचानक से सुहानी की नजर एक परछाई पर गई जो उसकी तरफ ही बढ़ रही थी। लेकिन जितनी तेजी से सुहानी चल रही थी, वो डरावनी औरत की परछाई उसे पकड़ने के लिए और भी तेजी से उसका पीछा करने लगी। वो साया उसे पकड़ने ही वाला था कि तभी डरो मत, मेरे साथ चल। कौन है आप? चुपचाप मेरे साथ चलती रहो। इसके छूते ही वो डरावनी औरत की परछाई वो कहाँ गायब हो गई? पैदल चलते हुए वो दोनों हॉस्टल के गेट के पास पहुंचते हैं। अंदर जाओ और आगे से रात को बाहर मत निकलना। सुहानी उस लड़के का चेहरा देखना चाहती थी, इसीलिए बेल बजाने के बाद वो उस लड़के का चेहरा देखने के लिए झुकी ही थी कि तभी। कौन हो तुम और इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? मैम वो जल्दी बोलो, हॉस्टल बंद करने का वक्त हो गया है। मैम सुहानी शर्मा, मैंने सेंट थॉमस कॉलेज में एडमिशन लिया है और मेरे लिए यहाँ रूम भी बुक्ड है। इस वक्त यहाँ अकेले आ गई? नो मैम, मेरे साथ ये किसे ढूंढ रही हो तुम? जिसके साथ मैं यहाँ आई हूँ अभी तो यहीं था। यहाँ तो कोई नहीं है। जब मैं यहाँ आई तो तुम अकेली खड़ी थी। देखो काफी देर हो चुकी है, अंदर आ जाओ। और याद रहे, रात के 8 बजे के बाद हॉस्टल से बाहर जाना मना है। आओ मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाऊं। कौन था वो लड़का? क्या कोई था जो छुपकर सुहानी के ऊपर अपनी नजर रख रहा था? हॉस्टल की वार्डन काफी स्ट्रिक्ट थी, उनसे हॉस्टल की सभी लड़कियां डरती थी। तो तुम मेरी नई रूममेट हो। हाय, आई एम निशा। हाय, सुहानी शर्मा। तुम इस वक्त यहाँ आई हो और तुम किस रास्ते से आई हो? पुराने रोड से। और तुम अभी तक जिंदा हो? क्या बात है? तुम ऐसा क्यों कह रही हो? क्योंकि वो बहुत डेंजरस रास्ता है। आज तुम लकी थी, लेकिन हमेशा नहीं होगी। दोबारा रात को कभी उस रास्ते से मत जाना। क्यों? ऐसा क्या है वहाँ? उस रोड के पास एक कुआं है जिसे विशिंग वेल कहते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि वो जगह हॉन्टेड है। क्या सच में ऐसा है? मुझे नहीं पता, लेकिन लोग ऐसा कहते हैं। पर एक बात तो है कि लगभग रोज सुबह वहाँ किसी न किसी की लाश जरूर मिलती है। यहाँ की पुलिस भी रात को वहाँ जाने से डरती है। क्या तुम्हें भी डर लगता है वहाँ जाने से? दूसरी तरफ पुरानी रोड के पास वाले कुएं पर एक औरत पहुंचती है। उसके एक हाथ में एक छोटा कैमरा और दूसरे हाथ में एक टॉर्च था। ऐसा लग रहा था कि वो कुछ छानबीन करने के लिए वहां आई है। यहाँ तो कोई भी नहीं है। बेकार में ही लोगों ने आत्मा की कहानी फैला रखी है और कोई इसका फायदा उठाकर यहाँ के लोगों को मार रहा है। पता नहीं क्या मिलता है लोगों को ऐसी झूठी खबर फैलाते हैं। कहानी झूठी नहीं है। कौन है तुम्हारी? डर के कारण सुहानी की नींद टूट जाती है। वो देखती है कि निशा गहरी नींद में सो रही है और खुद से कहती है,
कितना भयानक सपना था। ये आवाज, क्या हो रहा है मेरे साथ? शायद मेरा वहम था। जब सुहानी देखती है कि वो अपने बेड पर ही है, फिर से सो जाती है। अगले दिन सुहानी और निशा तैयार होकर एक साथ ही कॉलेज के लिए निकलते हैं। तभी रिसेप्शन के पास से गुजरते हुए सुहानी और निशा को कुछ सुनाई देता है। मर्डर? हाँ, कल पुराने रोड पर एक और मर्डर हुआ, ठीक उसी विशिंग वेल के सामने, और आज सुबह वहाँ पे उसी लड़की की लाश मिली है। ये मैं क्या सोच रही हूँ? ये इत्तेफाक भी तो हो सकता है। शायद इसी वजह से मुझे वो सपना आया। और वैसे भी निशा ने तो कहा था कि विशिंग वेल के आसपास अक्सर ही लोगों की लाशें मिलती हैं। क्या हुआ? सुना तूने? इधर आ। बाय द वे, आज वहाँ किसकी लाश मिली? ये लाश किसी जर्नलिस्ट की है। वो कल रात को इन्वेस्टिगेशन के लिए पुराने रोड पर गई थी ना। सपने में वो लड़की एक जर्नलिस्ट ही लग रही थी। नहीं, ये सब मेरा वहम है। हिमालय की वादियों में सेंट थॉमस कॉलेज बहुत खूबसूरत जगह पर था। ये कॉलेज हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा कॉलेज है। यहाँ के स्टूडेंट्स या तो बहुत अमीर होते थे या बहुत इंटेलिजेंट। निशा बहुत अमीर थी और सुहानी इंटेलिजेंट, इसीलिए सुहानी को यहाँ एडमिशन मिल पाया था। वो आगे चलकर एक IAS ऑफिसर बनना चाहती थी। हाय ब्यूटीफुल। विवेक, कहाँ थे तुम? कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। तुम्हें पता है उस विशिंग वेल के पास कल रात फिर से मौत हो गई किसी की। तो हॉस्टल में बहुत सारी गॉसिप्स चल रही थी, तो लेट हो गया। निशा और विवेक आपस में बातें करने लगते हैं। वो ध्यान लगाकर समझने की कोशिश करती है कि वो आवाज कहाँ से आ रही है, और उस आवाज का पीछा करते हुए कॉलेज के पीछे चली जाती है। वहाँ कोई भी स्टूडेंट नहीं था। सुहानी के ठीक सामने एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था। उस पेड़ के इर्द गिर्द लाल धागे बंधे हुए थे, जिसे सुहानी बड़ी गौर से देख रही थी। सुहानी को ऐसा लग रहा था जैसे वो आवाज इस पेड़ से ही आ रही है। बरगद के पेड़ के पास पहुंचते ही उस पेड़ का वातावरण पूरी तरह से बदल जाता है। निशा के छूते ही सुहानी उसकी तरफ मुड़ती है। ऐसा लग रहा था कि वो अब तक होश में नहीं थी। पेड़ के आसपास का माहौल फिर से नॉर्मल हो जाता है। तुम इधर उधर क्या देख रही हो? और तुम यहाँ क्या कर रही हो? सुहानी कोई जवाब नहीं दे पाती है, क्योंकि उसे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो वहाँ कैसे पहुँच गई। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। यहाँ स्टूडेंट्स का आना मना है। ये पेड़ हॉन्टेड है। हॉन्टेड? कुछ महीने पहले इस पेड़ पर एक लड़की ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया था। इसलिए कॉलेज मैनेजमेंट ने इसे तांत्रिक से बंधवा दिया, और इस तरफ हमारा आना मना है। किसकी लाश? कौन थी वो लड़की? निशा, बोलो कौन थी वो लड़की? छोड़ो ये सब, चलो यहाँ से। अच्छा, उसका नाम? निशा, उस लड़की का नाम क्या था? सुहानी, मुझे नहीं पता। छोड़ो ना ये सब, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। सुहानी और निशा के जाते ही उस जगह का माहौल फिर से बदल जाता है, और जोरों से किसी के हंसने की आवाज वहाँ गूंजने लगती है। विवेक, मीट माय रूममेट सुहानी, एंड सुहानी, मीट माय बॉयफ्रेंड विवेक। हाय सुहानी, नाइस टू मीट यू। आज कॉलेज में हर जगह कल रात हुए हादसे की बात हो रही थी। वो जर्नलिस्ट कॉलेज भी आई थी ना? हाँ, और वो विशिंग वेल के बारे में कुछ पूछ रही थी। निशा, उस कुएं को विशिंग वेल क्यों कहते हैं? तुम्हें पता नहीं है क्या? चलो मैं बताता हूँ। यहाँ के लोग मानते हैं कि उस कुएं के पास जाकर जो कुछ भी मांगो वो तुम्हें मिल जाता है। मिल तो जाता है, लेकिन उसके बदले में कुछ ऐसा छीन लिया जाता है जो तुम्हें बहुत प्यारा होता है। कहते हैं वहाँ सालों से एक आत्मा रहती है जो लोगों की विशेस पूरी करती है। पता नहीं विशेस पूरी होती है या नहीं, लेकिन कम से कम शिमला के लोग तो बिल्कुल नहीं जाते। सुहानी को ये कहानी काफी दिलचस्प लग रही थी। वो इस बारे में और भी जानना चाहती थी, लेकिन निशा उसे क्लास में चलने के लिए कहती है।
सुहानी, निशा और विवेक एक साथ क्लास की तरफ बढ़ जाते हैं। तभी एक लग्जरी कार कॉलेज कैंपस में आकर रुकती है। उस कार के वहां आते ही कॉलेज कैंपस में बिल्कुल खामोशी छा जाती है। जब कार का दरवाजा खुलता है तो उसके अंदर से एक बहुत खूबसूरत औरत बाहर आती है। वो दिखने में इतनी खूबसूरत थी कि लड़के ही नहीं बल्कि लड़कियां भी उसे देखती रह जाती हैं। वो औरत कार से उतरकर कॉलेज के अंदर जाती है। चलते हुए वो औरत सुहानी के पास से गुजरती है तो वो सुहानी को एक नजर देखकर आगे बढ़ जाती है। सुहानी ये सोचकर परेशान हो रही थी कि कॉलेज की ट्रस्टी पद्मिनी सिंघानिया, जिन्हें वो आज पहली बार मिली है, वो उसे अजीब तरह से घूर क्यों रही थी। बेवजह अनजानी चीजों को नहीं छेड़ना चाहिए। कभी कभी इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। ये अभी अभी क्या बकवास करके गई? वही तो मैं सोच रही हूँ। छोड़ चल। रात के 3 बजे थे। शहर में हर तरफ खामोशी थी। उसी बीच पुरानी रोड में एक लड़का बड़ी तेजी से चल रहा था और ये वही लड़का था जिसने सुहानी को साए से बचाया था। क्यों बचाया तूने उसे? प्लीज मासूम लोगों की जानें लेना बंद करो। तुम अच्छी तरह से जानते हो अब ये मौतें कभी नहीं रुकेंगी। अब मैं तुम्हें ये जाने लेने नहीं दूंगा। तुमने पहले भी कोशिश की थी लेकिन होता वही है जो मैं चाहती हूँ। कौन है वो लड़की जिसे बचाने के लिए तू मेरे खिलाफ चला गया था? युवराज साई के गुस्से से वाकिफ था, इसलिए वो चुपचाप वहां से जाने के लिए मुड़ा। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, अब वो मेरी नजर में आ चुकी है। कब तक बचाओगे उसे? मेरी मदद करो, मुझे बचाओ यहाँ से। मेरी मदद करो। ये आवाज, क्या मैं फिर से सपना देख रही थी? सुहानी। वो आवाज सुनकर सुहानी वहीं फ्रीज हो जाती है। अगले ही पल वो आवाज दरवाजे की तरफ से आती है तो सुहानी दरवाजे की तरफ मुड़ती और आगे बढ़ने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे वो आवाज सुहानी को आकर्षित कर रही हो। किसी के छूते ही सुहानी होश में आ जाती है और हैरानी से अपने आसपास देखने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ कैसे आ गई। इतनी रात को कहाँ जा रही थी? मैम, वो तुम लड़कियों को समझ नहीं आता क्या? मैं कहीं नहीं जा रही थी। वो एक आवाज आई और सुहानी की ऐसी हालत देखकर वार्डन के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। ठीक है, तुम जाओ अपने कमरे में जाकर सो जाओ। कहीं इस लड़की के साथ वही तो नहीं हो रहा जो सृष्टि के साथ हुआ था? कहीं इस लड़की का अंजाम वही तो नहीं होगा जो सृष्टि का हुआ था? इधर सुहानी अपने कमरे में आकर सो जाती है। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके कमरे की खिड़की के पास कोई खड़ा उसे ही देख रहा था। सुबह हो गई थी लेकिन निशा और सुहानी अभी भी गहरी नींद में सो रहे थे। तभी उनके कमरे के दरवाजे पर कोई दस्तक देता है और वो उठकर दरवाजा खोलती है। सुहानी,
तुमसे कोई मिलने आया है। मुझसे? आओ। वो सोच में पड़ जाती है क्योंकि उसके पहचान का कोई भी इंसान शिमला में नहीं रहता था, तो उससे मिलने कौन आ सकता था। चलो, सोच क्या रही हो? सुहानी भी वार्डन के पीछे पीछे हॉस्टल के गार्डन की तरफ बढ़ने लगती है। वहाँ पुलिस आई हुई थी। पुलिस को देखकर सुहानी चौंक जाती है। सुहानी शर्मा आपका नाम है? यस सर। कल रात पुराने रोड के पास हमें एक लाश मिली थी और क्राइम लोकेशन के पास हमें ये आईडी कार्ड मिला है। चेक कीजिए, आप ही का है ना? अगर ये आपका है तो वहां पहुंचा कैसे? एक बात बताइए, परसों रात आप कहाँ थी? इंस्पेक्टर की आंखों में सुहानी के लिए शक था, लेकिन वो खुद को संभालते हुए कहती है, परसों रात में उस पुराने रोड से आई थी। शायद तभी आईडी कार्ड वहाँ गिर गया होगा, लेकिन परसों रात में 9:30 बजे हॉस्टल में ही थी। आप चाहे तो मेरी वार्डन मैम से पूछ लीजिए। जी सर, परसों रात 9:30 बजे से ये हॉस्टल में ही थी। परसों रात जब आप आ रही थी तो रास्ते में कुछ अजीब सा नोटिस किया? नो सर, मैंने कुछ अजीब नहीं देखा। सुहानी जानती थी कि जो भी उसने पुरानी रोड पर देखा था उस बात पर कोई भरोसा नहीं करेगा। ठीक है, आप जा सकती हैं। थैंक यू सर। इसलिए सुहानी वो बातें पुलिस से शेयर नहीं करती। इस लड़की पर नजर रखना, कहाँ जाती है, किससे मिलती है, क्या करती है, ये सारा रिकॉर्ड मुझे चाहिए। कुछ देर बाद सुहानी निशा के साथ कॉलेज चली जाती है। तभी कार से एक हैंडसम लड़का बाहर निकलता है। उसकी पर्सनैलिटी बहुत शानदार थी। पूरे कॉलेज की नजर उस लड़के पर जाकर रुक जाती है। सुहानी, निशा और विवेक भी उसे ही देख रहे थे, लेकिन वो लड़का बिना किसी पर ध्यान दिए सीधे कॉलेज के अंदर चला जाता है। उसके जाने के बाद सारी लड़कियां उसके बारे में बातें करने लगती हैं, लेकिन कोई था जो उस लड़के को देखकर खुश नहीं था। निशा, ये लड़का कौन है? इस पे ध्यान ना दो तो ही अच्छा है। ये हमारे कॉलेज के प्रोफेसर हैं, मिस्टर युवराज दीवान। इनके पापा कॉलेज के ट्रस्टी हैं, मिस्टर यशवंत दीवान। वैसे तो सर एक बिजनेसमैन है, लेकिन पढ़ाना इनकी हॉबी है, इसलिए कॉलेज में पढ़ाने आ जाते हैं। लेकिन निशा इतना क्यों चिढ़ रही है युवराज सर से? हम कॉलेज अटेंड कर लें या फिर तुम दोनों को बकवासी करनी है? विवेक और सुहानी निशा के गुस्से को देखते हुए आगे कुछ नहीं कहते। सुहानी अपनी कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से 3 महीने लेट कॉलेज आई थी। वो इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि 3 महीने पहले यहाँ क्या हुआ था। कुछ ही देर में वहाँ किसी के तेज कदमों की आहट सुनाई देती है। अरे, सब लोग इतने घबरा क्यों गए? अगर तू चाहती है कि तुझे इस कॉलेज से ना निकाला जाए तो अगले 1 घंटे तक ना एकदम चुप रहो, शांत। क्यों? अरे क्यों क्या? अरे क्या तुम? इससे पहले विवेक इस बात का जवाब दे पाता, गुड मॉर्निंग सर। प्लीज। जैसे ही सुहानी युवराज की आवाज सुनती है वो शॉक्ड रह जाती है और आंखें फाड़कर युवराज को देखने लगती है। युवराज सर की आवाज तो बिल्कुल उसी लड़के जैसी है जिसने पुराने रोड पर मुझे उस साई से बचाया था। डरो मत, मेरे साथ चलो। युवराज की हाइट और कद काठी बिल्कुल उस लड़के के जैसी ही थी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? युवराज सर आधी रात को उस हॉन्टेड प्लेस पर क्यों जाएंगे? सुहानी यही सब सोच रही थी कि तभी युवराज स्ट्रिक्टली कहता है, ये क्लास पढ़ाई करने के लिए है। जिसको अपने ख्यालों में खोना है वो क्लास से बाहर जा सकता है। सुहानी इतनी तेज आवाज सुनकर अपने ख्यालों से बाहर आती है। उसे ये समझने में देर नहीं लगती कि युवराज ने ये सब उसके लिए ही कहा था। सुहानी युवराज से नजर हटाकर अपनी किताबों पर ध्यान देने लगती है। युवराज क्लास में एक लेक्चर दे रहा था और सुहानी उसे एकटक देख रही थी। युवराज ये बात अच्छे से नोटिस कर रहा था, लेकिन वो रिएक्ट नहीं कर रहा था। तभी सुहानी को फिर से वही आवाज सुनाई देती है, मेरी मदद करो, मुझे बचाओ यहाँ से, मेरी मदद करो। जैसे ही सुहानी वो आवाज सुनती है, युवराज अचानक से खामोश हो जाता है।
कुछ देर बाद युवराज को याद आता है कि वो क्लास में है और वो बिना कुछ कहे बीच में ही क्लास छोड़कर चला जाता है। वो आवाज आते ही युवराज सर खामोश क्यों हो गए थे? क्या उन्होंने भी वो आवाज सुनी? क्या हुआ निशा, तेरा सुबह से इतना मूड ऑफ क्यों है? कोई बात है तो तू मुझे बता सकती है। वो युवराज दीवान, जब भी उसे देखती हूँ ना मेरा खून खौल उठता है। चला क्यों नहीं जाता वो कॉलेज से? यार ये युवराज सर की स्टोरी क्या है और तू उनसे इतना गुस्सा क्यों रहती है? सुहानी, तुमसे पहले मेरे रूम में एक लड़की रहती थी जिसका नाम सृष्टि था और वो मर चुकी है, बल्कि वो युवराज दीवान है। सुहानी यही सब सोच रही थी कि तभी उसकी नजर अपने कमरे की खिड़की पर जाती है। एक पल के लिए उसे ऐसा लगता है जैसे कोई खिड़की के बाहर उसे देख रहा था। हाँ तो कोई भी नहीं है। रात के 3 बज रहे थे। पूरे शहर में अंधेरा और सन्नाटा छाया हुआ था। पहाड़ी पर बना सेंट थॉमस कॉलेज बहुत ही डरावना दिख रहा था। मेरी मदद करो, मुझे निकालो यहाँ से, मेरी मदद करो। तुम कौन हो और तुम यहाँ कैसे फंसी हो? तुम्हें यहाँ से आजाद कैसे किया जा सकता है? इस पेड़ में जो लाल रंग का धागा बंधा हुआ है, ओह गॉड, फिर से एक सपना। लेकिन सपने में मुझे युवराज सर क्यों दिखे? अगले दिन कॉलेज पहुंचकर सुहानी सबसे पहले कॉलेज के पीछे उसी बरगद के पेड़ के पास जाती है जहां से उसे रोज आवाजें सुनाई दे रही थी। पेड़ के पास पहुंचकर वो देखती है कि वहां पहले से ही एक लड़का खड़ा था। यहाँ पर तो आना किसी को अलाउड नहीं था, फिर ये कौन है? सॉरी सृष्टि, तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार मैं हूँ। ये सुनकर सुहानी चौंक जाती है। वो युवराज की आवाज को अच्छे से पहचानती थी। युवराज सर यहाँ? और वो माफी किससे मांग रहे हैं? क्या निशा सच बोल रही थी? सृष्टि की मौत के जिम्मेदार युवराज सर है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं आपको थैंक यू बोलने आई हूँ सर। क्यों? उस रात आपने मेरी जान बचाई थी। What do you mean? मैंने तुम्हारी जान को बचाई? युवराज सुहानी को इस तरह से देख रहा था जैसे इससे पहले उसने सुहानी को देखा ही नहीं हो। सर वो उस रात पुराने रोड पर जब मैं अकेले हॉस्टल जा रही थी और कोई मेरा पीछा कर रहा था। डरो मत, मेरे साथ चलो। तब आपने तो मुझे सेफली हॉस्टल पहुंचाया था। तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, मैं तुम्हें जानता भी नहीं। ये कहकर युवराज वहाँ से जाने लगता है। तभी सुहानी पीछे से कहती है, मुझे भी वो आवाजें सुनाई देती हैं। कौन सी आवाजें? इस पेड़ से आवाजें आती हैं, एक लड़की की आवाज। और क्या कहती हैं वो आवाजें? वो मदद मांगती है। अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि तुम्हें इलाज की सख्त जरूरत है। तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। युवराज जानता था कि सुहानी सच कह रही है, लेकिन वो सुहानी के सामने ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था कि उसे भी वो आवाजें सुनाई देती हैं और सुहानी को उस रात बचाने वाला भी युवराज ही था। एक बहुत बड़ी वजह थी कि युवराज खुद को हमेशा दूसरों से दूर रखता था। वो वजह क्या थी, ये केवल युवराज ही जानता था। कल रात मुझे सपने में युवराज सर क्यों दिखे?
आज भी वो उस बरगद के पेड़ के पास सृष्टि से कुछ तो कह रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं युवराज सर सृष्टि के बारे में कुछ ऐसा जानते हैं जिसे वो सबसे छुपा रहे हैं। शायद विवेक को कुछ पता होगा। हाय हाय, एक्चुअली ना मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। पूछो ना, क्या पूछना? युवराज सर और सृष्टि, इनकी क्या स्टोरी है? कोई युवराज सर में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टेड लग रहा है। अच्छा ठीक है, गुस्सा मत हो, मैं बताता हूँ। तो सुहानी, बात ना करीब 3 महीने पहले की है। 3 महीने पहले निशा और मैंने इस कॉलेज में एडमिशन लिया था। उस वक्त सृष्टि सेकेंड ईयर में थी। सृष्टि निशा की रूममेट थी। हॉस्टल में जो बेड अभी तुम्हारा है ना, वो पहले सृष्टि का था। हमें तो कॉलेज आते ही पता चल गया था कि सृष्टि युवराज सर से पागलपन की हद तक प्यार करती है, लेकिन युवराज सर उसमें कुछ खास इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। वो बार बार युवराज सर के करीब जाने की कोशिश करते रहती थी, लेकिन युवराज सर उससे दूर ही रहते थे। फिर पता नहीं यार धीरे धीरे क्या हुआ, उसका ना मेंटल स्टेबिलिटी वो होने लगा। एक रात हमारी फ्रेशर्स पार्टी थी। यू वॉन्ट बिलीव क्या हुआ, उसने उस पार्टी में युवराज सर को प्रपोज कर दिया। कैन यू इमेजिन? आई लव यू। युवराज सर काफी गुस्सा हो गए थे। इनफैक्ट उन्होंने सबके सामने सृष्टि को पूरी तरह से डांटा और खुद से दूर रहने की वार्निंग भी दे दी। शायद उस इंसिडेंट के बाद सृष्टि कुछ परेशान रहने लगी थी। फिर एक दिन सृष्टि निशा की रूममेट थी और उससे काफी अटैच थी, एंड दैट्स व्हाई शी हेट्स युवराज सर। तो तुम्हें क्या लगता है इन सब में युवराज सर की गलती थी? सुहानी देखो, निशा को कुछ बोलना मत, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि युवराज सर की कुछ भी गलती है। यार वो लड़की उनके पीछे ही पड़ गई थी। आफ्टर ऑल वो हमारे कॉलेज के प्रोफेसर है कि नहीं, उनकी भी एक रेपुटेशन है। हाँ मैं मानता हूँ कि उन्हें पार्टी में इस तरह से उसको डांटना नहीं चाहिए था, लेकिन तुम्हारे लिए मेरे पास एक सुपर्ब एडवाइस है। एडवाइस कैसी? देखो आई नो युवराज सर काफी हैंडसम है, गुड लुकिंग है, चार्मिंग है, लेकिन तुम ना उनके चक्कर में मत पड़ना। तुम्हारी वहाँ कोई भी दाल नहीं गलने वाली, लिख के ले लो। क्या हो रहा है यहाँ? हाँ मेरे पीठ के पीछे? अरे बेबी कैसी हो? मैं सुहानी को अपना लेटेस्ट जोक सुना रहा था। विवेक ने जो कुछ बताया था उसे सुनकर सुहानी की अनजाने में ही सही, लेकिन युवराज की ओर दिलचस्पी बढ़ने लगी थी। अब ना चाहते हुए भी हर वक्त सुहानी के दिमाग में युवराज का ही ख्याल रहने लगा, लेकिन वो जितना युवराज के करीब जाने की कोशिश करती वो उससे उतनी ही दूरी बढ़ा लेता था। ऐसे ही 1 महीना बीत गया। अब सुहानी युवराज को और बेहतर जानने लगी थी, लेकिन युवराज था जो किसी भी लड़की को भाव नहीं देता था, सुहानी को भी नहीं। युवराज का यूं हर जगह पीछा करना अब सुहानी की आदत बन गई थी। लेकिन शायद युवराज को पता था कि सुहानी उससे सृष्टि की रहस्यमय मौत के बारे में ही सवाल करेगी, जिसका जवाब देना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन सुहानी के लिए इसका जवाब जानना बहुत जरूरी था, क्योंकि हर एक रात सुहानी को उस बरगद के पेड़ के ही सपने आते थे और वो डर कर उठ जाती थी। उसके सपने बीच में ही टूटने लगे थे। फिर एक रात बरगद के पेड़ के पास पहली बार सुहानी को सृष्टि की आत्मा दिखी। सृष्टि, क्या ये तुम हो? हाँ मैं सृष्टि। तुम्हारी ये हालत किसने की? मेरी ये हालत उस साये ने की है। किस साये ने? उस विशिंग वेल की साये ने, जो रास्ते पे लोगों का शिकार करती है। वो सारी कहानियां सच्ची हैं। तुम्हारी मौत का भी कारण वो ही साया है। हाँ लेकिन उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया?
मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ? मुझे तांत्रिक विद्या से यहाँ बांधा गया है, इसीलिए मुझे मुक्ति नहीं मिल रही है। इस पेड़ में जो लाल रंग का धागा बंधा हुआ है, तो उसे कल पूर्णिमा की रात को 12 बजे तुम्हें खोलना पड़ेगा, तभी मुझे मुक्ति मिलेगी। वो साया तुम्हें ऐसा करने से रोकने की कोशिश करेगी। लेकिन उस साई ने तुम्हें यहाँ क्यों बांध के रखा है? सुहानी डर कर उठती है। वो देखती है कि निशा गहरी नींद में सो रही है। डरावने सपनों के कारण सुहानी रोज रात को परेशान होने लगी थी। क्या ये सिर्फ सपना था या फिर सचमुच सृष्टि मुझसे कुछ कहना चाहती है? नहीं, आजकल ना मैं कुछ ज्यादा सोच रही हूँ। एक काम करती हूँ, बरगद के पेड़ के पास जाकर फिर से देखती हूँ, शायद कुछ पता चल जाए। अगले दिन कॉलेज पहुंचते ही सुहानी फिर से उस बरगद के पेड़ के पास चली जाती है। युवराज आज भी वहीं खड़ा होकर उस पेड़ की तरफ ही देख रहा था। सुहानी को समझ नहीं आ रहा था कि युवराज उस पेड़ के पास क्यों आता है, लेकिन सृष्टि की मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए सुहानी का युवराज से बात करना बहुत जरूरी था, क्योंकि सुहानी के अलावा एक वही था जो सृष्टि को सुन सकता था। गुड मॉर्निंग सर। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम जानती नहीं कि कॉलेज के स्टूडेंट्स का यहाँ पर आना मना है? सर आप मान क्यों नहीं लेते हैं? आपको फिर सृष्टि की आवाजें सुनाई देती हैं। युवराज उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है, लेकिन वो सुहानी के सामने कुछ भी एक्सप्रेस नहीं करता है। युवराज को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि सुहानी अब तक सृष्टि की आवाजें सुन पा रही है। फिर भी वो सुहानी को इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है। सर मैं जानती हूँ सृष्टि को कैसे आजाद किया जा सकता है। क्या जानती है इस बारे में? युवराज का ऐसा रिएक्शन देखकर सुहानी डर जाती है और उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता। मैंने पूछा तुम क्या जानती हो इस बारे में? आज रात 12 बजे अगर पेड़ पर बंधा ये लाल धागा, इसे खोल देंगे तो सृष्टि हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाएगी। ये सुनते ही युवराज के होश उड़ जाते हैं और वो खामोश हो जाता है। सुहानी युवराज का ऐसा रिएक्शन देखते हुए कहती है, अब तो आपको मेरी बातों पर बिलीव हो रहा है ना सर? युवराज को सुहानी की बात पर यकीन तो था, लेकिन वो इनकार करते हुए कहता है, मैंने कहा ना कि तुम्हें इलाज की जरूरत है, और अगर तुम्हें अभी भी ये सब सच लगता है तो तुम्हारा पागलपन दूर करने के लिए मैं खुद यहाँ आकर ये धागा खोल दूंगा। युवराज खुद सृष्टि को आजाद कराना चाहता था, लेकिन वो इस खतरनाक काम में सुहानी को शामिल नहीं करना चाहता था। युवराज ने पहले भी कई बार सृष्टि को आजाद कराने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार नाकामयाबी ही उसके हाथ आई थी। सृष्टि को आजाद कराने का सही रास्ता वो ढूंढ ही नहीं पाता था, लेकिन अब वो सुहानी के बताए तरीकों को भी एक बार आजमाना चाहता था। वो नहीं जानता था कि ये तरीका काम करेगा या नहीं, लेकिन वो एक और बार कोशिश करना चाहता था। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं सर? मैंने कहा ना कि तुम्हारा ये वहम दूर करने के लिए मैं यहाँ खुद आकर धागा खोल दूंगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है सर। अगर आपको लगता है ये वहम मेरा है तो ये धागा भी मैं ही खोलूंगी। युवराज समझ जाता है कि सुहानी मानने वाली नहीं है। ठीक है, तुम रात को यहाँ पर आकर धागा खोल सकती हो, लेकिन तभी जब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम इस कॉलेज की स्टूडेंट हो और यहाँ पर कई मौतें हो चुकी हैं। मैं नहीं चाहता किसी और स्टूडेंट के साथ ऐसा कोई एक्सीडेंट हो। सुहानी को युवराज के लिए उसका कंसर्न अच्छा लगने लगा था, लेकिन फिलहाल वो बस पेड़ में बंधी मूली को खोलने के बारे में सोचते हुए कहती है, काश सृष्टि ने नहीं किया होता। नहीं किया था। क्या? कुछ नहीं। फिर सुहानी वहाँ से चली जाती है, लेकिन युवराज वहीं रुककर उस पेड़ पर बंधे लाल धागे को देखने लगता है। सुहानी को सृष्टि की आवाजें कैसे सुनाई देती हैं? शाम के वक्त क्लास खत्म होने के बाद सुहानी और निशा वापस हॉस्टल की तरफ जा रहे थे। वो दोनों रोड पर ही चल रहे थे।
तभी निशा किसी को देखकर रुक जाती है। क्या हुआ, अचानक से रुक क्यों गई? सवाल बंद करो, मेरे पीछे पीछे आ। एक्सक्यूज मी मिस, एक्सक्यूज मी। वो लगभग 35 साल की एक औरत थी और देखने में वो कोई जर्नलिस्ट लग रही थी। मैम आप वही जर्नलिस्ट हो ना जो सृष्टि केस को कवर करने हमारे कॉलेज आए थे? और ये जर्नलिस्ट मेरी आप ही की दोस्त है ना, जिनका विशिंग वेल के पास मर्डर हुआ है? ओह सॉरी, माय नेम इज निशा और ये है सुहानी। हम दोनों सेंट थॉमस के ही स्टूडेंट्स हैं। क्या कर रही है निशा? मुझे दिखाई नहीं देता वो तुझसे बात नहीं करना चाहती है। तू बस देखती जा। ये क्या, इसका पापा भी मुझसे बात करे। आजा। मैम मुझे सृष्टि केस के बारे में आपसे बात करनी है। निशा के ऐसा कहते ही वो लेडी पैदल ही आगे बढ़ने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे वो बस निशा से दूर जाना चाहती हो। मैम सृष्टि मेरी रूममेट और उसके बारे में मुझे आपसे बात करनी है। और वो जर्नलिस्ट आपकी दोस्त जिनका विशिंग वेल के पास मर्डर हुआ है, उसकी इन्वेस्टिगेशन में मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। तुम मेरी क्या मदद कर सकती हो? निशा उस जर्नलिस्ट से सृष्टि की मौत के बारे में इंफॉर्मेशन चाहती थी। निशा सोच ही रही थी कि वो क्या कहे, तभी उसकी नजर सुहानी पर पड़ती है और उसे एक आइडिया आता है। जिस रात मेरी का मर्डर हुआ था उस रात उस रास्ते से गुजरने वाला आखिरी इंसान सुहानी थी और सुहानी ने वहां कुछ अजीब देखा था, है ना सुहानी? बता। ये पागल हो गई है क्या? कुछ भी बोल रही है। क्या सच में तुम मैरी के मर्डर के बारे में कुछ जानती हो? तो हम आपको सब कुछ बताएंगे, लेकिन पहले आपको मुझे बताना होगा सृष्टि के पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है। सृष्टि ने सुसाइड नहीं किया था, उसका मर्डर हुआ था। मुझे बचाओ! मुझे बचाओ! सृष्टि की बॉडी पे जो इंजरीज मिली हैं, उनसे साफ पता चलता है कि किसी ने उसे जबरदस्ती पर लटकाया था। तो ये बात बाहर क्यों नहीं आई? क्योंकि शिमला के कुछ पावरफुल लोग इस बात को दबाना चाहते हैं। सुहानी और निशा उस जर्नलिस्ट की बात सुनकर हैरान हो जाते हैं, लेकिन वो लोग इस बात से अनजान थे कि कोई था जो छुपकर उन पर नजर रख रहा था। कौन है वो लोग जो इस बात को दबाना चाहते हैं? मिस पद। वो इतना ही कह पाई थी, तभी उसके गले में तेज दर्द होता है और वो अपना गला पकड़ लेती है। इससे पहले निशा और सुहानी कुछ समझ पाते, सीमा बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। फिर निशा और सुहानी सीमा को हॉस्पिटल ले जाकर उसे एडमिट करते हैं और उसकी फैमिली को इन्फॉर्म करते हैं। थोड़ी देर बाद सीमा की माँ हॉस्पिटल आती है। निशा उनको सारी बातें बताती है, लेकिन डॉक्टर के बाहर आते ही वो तीनों डॉक्टर से सीमा के बारे में पूछते हैं। सुहानी उसका नाम जानना चाहती थी, जो सीमा कहते कहते रुक गई थी, लेकिन डॉक्टर समझाते हुए कहते हैं कि सीमा से फिलहाल कोई भी ऐसा सवाल ना पूछा जाए जिससे उसे कोई स्ट्रेस हो। ये सुनकर निशा और सुहानी इसके आगे कोई भी सवाल नहीं करते और वो दोनों हॉस्टल के लिए निकल जाते हैं। रात के 9 बज रहे थे। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा था कि तभी सुहानी के पीछे कुछ हरकत हुई। सुहानी के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। यार निशा, तुझे कुछ महसूस हो रहा है क्या? हाँ बहुत ठंड लग रही है और भूख तो उससे भी ज्यादा लग रही है। वो नहीं इडियट, मतलब किसी के आसपास होने का एहसास। लो मैडम को यहाँ पे भी भूत दिखने लगे। सुहानी मैं क्या सोच रही थी ना, आज इस आत्मा को दिख जाने दे, फिर हम ना इसका ऑटोग्राफ लेके सारे शहर में उनकी कॉपियां बेचेंगे। सोच हम कितने अमीर हो जाएंगे। साय के चिल्लाते ही सुहानी और निशा गिर जाते हैं। निशा बेहोश हो जाती है। साया ने अपनी शक्तियों से सुहानी को पूरी तरह बांध दिया था। सुहानी को दर्द तो बहुत हो रहा था, लेकिन वो चीख नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो साया सुहानी की जान लेकर ही छोड़ेगी। सुहानी का दर्द बढ़ता ही जा रहा था।
लेकिन तभी एक तेज रोशनी सुहानी के बदन पर पड़ती है और वो साया सुहानी को आजाद कर देती है। तुम ठीक हो? सर वो साया। हाँ मैंने देखा। तुम ऐसे ही लेटी रहोगी या उठोगी भी? युवराज का यूं बार बार उसे बचाना सुहानी को अच्छा लगने लगा था। थैंक यू सर, आपने मुझे फिर से बचा लिया। फिर से? सर आप मान क्यों नहीं जाते, उस दिन इसी रोड पर आपने मुझे बचाया था। युवराज को पता था कि सुहानी सच कह रही है, लेकिन वो उससे ये बात छुपाना चाहता था। कौन है आप? इससे पहले कि सुहानी कुछ और पूछती, युवराज की नजर बेहोश पड़ी निशा पर गई। इसकी सांसें धीमी हो रही हैं। इसे बचाने का एक ही तरीका है। युवराज जानता था कि विशिंग वेल के पास वाली रोड पर और रुकना सही नहीं होगा, इसीलिए वो निशा को अपनी गोद में उठाकर वहां से तुरंत निकल जाता है। फिर वो कार को हॉस्टल की तरफ बढ़ा देता है। युवराज खामोशी से ड्राइव कर रहा था और सुहानी फ्रंट सीट पर बैठी हुई थी। सुहानी बीच बीच में तिरछी नजरों से युवराज को देख रही थी। ये बात युवराज भी नोटिस कर रहा था। आज पूर्णिमा की रात है, सृष्टि को आजाद करने के लिए बरगद के पेड़ के पास जाना ही होगा। आज हमें वो धागा खोलना है। मुझे याद है। युवराज का जवाब आता है। फिर वो कुछ देर रुककर आगे कहता है, मुझे अभी भी लगता है कि तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। मैं वहां खुद जाकर धागा खोल दूंगा। नहीं, मैं भी साथ जाऊंगी। क्या युवराज और सुहानी सृष्टि को आजाद कराने में होंगे सफल, या फिर उनके साथ होने वाली है कोई अनहोनी? क्या सीमा को कुछ ऐसा पता था जिससे सारे राज खुलने वाले थे? क्या सीमा की सच्चाई बताने से पहले ही ले ली जाएगी उसकी जान? क्या सुहानी और युवराज पेड़ पर बंधे लाल धागे को खोलने के बाद सृष्टि को बचा पाएंगे, या फिर उस साए के चक्रव्यूह में पूरी तरह फंस जाएंगे? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर, और साया अ कर्स्ड लव स्टोरी के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।